नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका उषा प्रियंवदा। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी। धन्यवाद, थैंक यू। उषा जी, आपका नाम है क्या वैसे? देखिए, मेरा दिया हुआ नाम तो उषा है। मेरे पिता ने दिया कि ये सोचकर कि भारत में नया सवेरा शुरू हो रहा है, क्योंकि तब काफ़ी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू ही हुआ था। तो यही था उनका मतलब कि नया सवेरा शुरू हो रहा है। और सक्सेना मेरी कास्ट थी, तो बहुत दिनों तक सारी पढ़ाई उषा सक्सेना के नाम से हुई। फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो शुरू में कॉलेज में लिखना शुरू किया। छोटी छोटी कहानियाँ, सीमित अनुभव था, मगर दुनिया देखती थी। मैं देखती थी कि स्त्रियों की क्या हालत है, स्त्रियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मैंने बहुत बाद में समझा कि जो पुरुष स्त्रियों को हमारे समाज में जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो तो परंपरा चली आई है, तो सिर्फ परंपरा का पालन करते हैं। तो उसी तरह की कहानियां मैंने लिखी, दबी हुई स्त्रियां। अभी उस पे जाएंगे, अभी थोड़ा पहले रुकते हैं। जी हाँ। आपने कहा कि आजादी मिली थी, एक नया सवेरा की जो बात है। किस तरह का परिवार आपका है जहाँ आपका जन्म हुआ? अच्छा, मेरे पिता तो लॉयर थे और सम्मिलित परिवार था, और मेरे बुआ के 2 बेटे थे। वो पिता के घर रहकर पले बड़े, तो उसमें जो सबसे बड़े थे वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, और वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, उनका काफ़ी नाम हुआ। और उन्होंने व्रत ले लिया था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा हम शादी नहीं करेंगे। मगर जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक उनकी शादी की उम्र जा चुकी थी। बहुत बार जेल भी गए, बहुत बार अनशन भी किए। गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी से मिलते जुलते रहते थे। तो हमारे परिवार में ये परंपरा उनकी वजह से आई कि सब लड़कियों को पढ़ाया गया। किनकी वजह से? मेरे बड़े भाई जो स्वतंत्रता संग्राम, उनका नाम शिवबन लाल सक्सेना था। और ये सब कुछ हो कहाँ रहा था, किस शहर में? ये हम लोग कानपुर में थे, और उनका कार्यस्थल गोरखपुर महाराजगंज था, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर में पढ़ाना शुरू किया था। वहीं उनको गांधी जी मिले, उन्होंने कहा बहुत पिछड़ा एरिया है, तुम यहाँ काम क्यों नहीं करते। तभी से उन्होंने मजदूरों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन, उसमें वो भाग लेने लगे। गोरखपुर में? हाँ, महाराजगंज और गोरखपुर में। तो उसके बाद चूंकि वो गांधी जी के संपर्क में थे और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के संपर्क में थे, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो हमारे घर की सारी स्त्रियां, यहाँ तक कि हमारी बुआ भी 1936 में उन्होंने बीए किया। और जब उन्होंने हाई स्कूल किया हमारी बुआ ने, तो उनको लोग दिखाते थे कि देखो इस लड़की ने एंट्रेंस पास किया है। तो इस तरह का परिवार था। तो जब बुआ ने पढ़ा तो बड़ी बहनों ने पढ़ा, तो हमने पढ़ा, तो भतीजियों ने पढ़ा। तो ये सब परंपरा उन्हीं की चलाई हुई है हमारे यहाँ। तो इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि लड़की की शादी कर दो, मगर ये कि उसको डेवलप होने दो जिस तरह डेवलप हो। तो जो कानपुर में, आप कानपुर में पैदा हुए? जी हाँ। और आपने बताया आपके पिता क्या करते रहे? वो वकील थे। वकील थे। और आप लोग कितने भाई बहन हुए? हमारी 3 बड़ी बहनें थी और ये 2 भाई थे। आपका नंबर कौन सा हुआ? मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी? हाँ, क्योंकि मेरे जन्म के 2.5 साल बाद ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए मैं सबसे छोटी थी। मगर इन लोगों को, जो बड़े लोग जो रास्ता बता रहे थे, बना रहे थे, उसका मैंने पूरा लाभ उठाया। ठीक है। तो इस तरह आपका जन्म किस तारीख और साल को हुआ? पूछना चाहते हैं? 24 दिसंबर 1930। ठीक है, ये सीक्रेट रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। नहीं, आप सबको मालूम है, सबको मालूम है। 1930। अच्छा। तो दिसंबर में 94 की हो जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। वाह, क्या बात है। और वैसे तो मैं तैयार हूँ, मगर बम्बई में मेरा 4th जनरेशन का बच्चा है, उसने मुझसे कहा आपको 100 साल जिंदा रहना है। हाँ। क्योंकि जब आप 100 साल की होंगी तब मैं पायलट बन के निकलूंगा। अरे वाह।
तो मैं आपको जहाज पे बिठा के उड़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा, ये होगा। तो उसने तो वो बहुत गंभीरता से उसने कहा, मगर 100 साल बहुत लंबी उम्र। ठीक है, कुछ उसने इच्छा व्यक्त की, कुछ हम लोग दुआएं कर रहे हैं, कुछ आप इच्छा शक्ति जाहिर कीजिए। कुल मिलाकर ये सफर आगे बढ़ेगा। अभी तो 13 साल का है वो। अच्छा अच्छा। बहुत लंबा सफर है उसके आगे। हाँ, तो इस तरह कानपुर में ही पढ़ाई हुई होगी आपकी? जी हाँ, शुरू की पढ़ाई मेरी कानपुर में। क्या क्या पढ़ लिया आपने? मैंने वहाँ हाई स्कूल किया मैंने, और फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी, जैसे मैंने कहा, रघुपति साहब फिराक के छोटे भाई यदुपति साहब, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे इंग्लिश, उनके साथ हुई। तो मैं उन्हीं के पास रह कर पढ़ने लगी। तो छोटी थी, पढ़ती थी, और उनका फिराक भी करीब करीब रोज शाम को ही आ जाते थे, पास ही रहते थे, और बहुत बातें करते थे जो कि मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी, और अब याद भी नहीं है। मगर अच्छा लगता था मुझे इन लोगों की कंपनी। बच्चन थे, मधुशाला बहुत फेमस थी, वो आते थे घर पर। सुमित्रा नंदन पंत थे, वो हमारे बहनोई के बहुत अच्छे मित्र थे। तो इन लोगों की गोष्ठियां होती थी, मैं कोने में बैठ के सुनती रहती थी। प्रेमचंद के बेटे श्रीपत राय थे। तो जब ये हुआ कि मैं आगे क्या पढ़ूं, तो बच्चन जी ने मुझसे कहा, देखो अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ाओ, मगर लिखो हिंदी में, जिसको सब मेरा महामंत्र मानते हैं। और दूसरी मेरी गुरु थी, जिनकी सीख से मैं आगे बढ़ी, वो थी शिवरानी देवी, प्रेमचंद की वाइफ। प्रेमचंद के बेटे मेरे बहनों के बहुत करीबी दोस्त थे, रोज शाम को ही बैठ के बातचीत होती थी। एक दिन उन्होंने कहा, मेरी माँ आई हुई है, तो हम दौड़ के गए रिक्शा लेके। बैठी हुई थी, बड़ी भव्य, गोरी, सुंदर। पूछने लगी क्या करती हो? हमने कहा पढ़ा रहे हैं। और कुछ? हमने कहा एक उपन्यास लिख रहे हैं। तो बोली शादी वादी? हमने कहा नहीं, उसका कुछ इरादा नहीं है। तो बोली देखो, लिखो तुम, मगर नौकरी मत छोड़ना, नौकरी करती रहना, क्योंकि जो हिंदी का लेखक होता है उसकी दशा बड़ी दयनीय होती है। और मैं उनकी किताब प्रेमचंद पर पढ़ चुकी थी, तो मुझे मालूम था कि किस तरह से इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो शिवरानी का जो मंत्र था कि कुछ भी हो नौकरी मत छोड़ना, तो करती रही मैं। लेकिन आपने बताया नहीं कि नौकरी फिर कैसे शुरू हुई? हाँ, तो फिर मुझे एमए करने के बाद एमए कहाँ से किया? मैंने इलाहाबाद से ही सारी पढ़ाई की, बीए, एमए, पीएचडी सब इलाहाबाद से किया। अच्छा, और कहाँ रहती थी? मैं बहन के ही साथ रहती थी। अच्छा, बैंक रोड पर। बैंक रोड। हाँ, और छोटी बहन थी, सब प्यार करते थे। बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी किया। पीएचडी भी वहीं से? जी हाँ। हाँ। तो एमए और पीएचडी के बीच मैंने 3 साल दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज में नौकरी करी। और वही अंग्रेजी पढ़ा रही थी? अंग्रेजी पढ़ा रही थी। और 3 साल के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश पढ़ाने की जगह खाली हुई, तो मैं वापस चली गई इलाहाबाद में। मैंने 2 साल पढ़ाया वहाँ पर। तो कौन लोग थे साथ में पढ़ा रहे थे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह? हाँ, मगर हम लोगों का, लड़कियों का विमेंस डिपार्टमेंट था, तो वहाँ सारी लेडीज ही थी। वैसे विभाग तो था, हम लोग जाते थे, मगर हम लोग लड़कों को नहीं पढ़ाते थे। हम लोग विमेंस कॉलेज जो था बीए का, हम लोग लड़कियों को ही पढ़ाते थे। उनके क्लासेस भी अलग होते थे। तो चलता रहा इस तरह। 3 साल यहाँ पढ़ा के हाँ, फिर वापस इलाहाबाद गई, वहाँ मैंने 2 साल पढ़ा। 2 साल पढ़ाया। जी हाँ। फिर उसके बाद मुझे फुल ब्राइट ऑफर हुई। तो पहली बार तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि तब 1959 में अमेरिका जाना एक अकेली लड़की के लिए मैंने भी थोड़ा सा संकोच किया, तो मैंने उसे टर्न डाउन कर दिया कि नहीं। फिर 2 साल बाद फिर लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर भी हो गई थी। तब मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मिला। तो 1961 में मैं फुल ब्राइट का ग्रुप था 33 लोगों का, जिसमें 30 पुरुष थे और 3 लड़कियां थी। उसमें फिर हम लोग अमेरिका गए। इरादा मेरा सिर्फ 2 साल रहने का था वहां पर।
मगर ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जहाँ मैंने पढ़ाया, उस समय कैनेडी जो था वो इंडिया से अपना रिलेशन बढ़ा रहे थे। तो यूनिवर्सिटीज में नए नए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नए नए अनुदान दे रहा था इंडिया से रिलेटेड विभाग खोलने के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, जो विस्कॉन्सिन प्रदेश है, उसमें मैडिसन नाम की राजधानी है, उसकी प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, नंबर 4 है अमेरिका में स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो उन्होंने इंडिया स्टडीज डिपार्टमेंट खोला ही था और 1 साल हुआ था उसको। वो ढूंढ रहे थे कि भाषा पढ़ाने के लिए, तो किसी ने ऐसे ही मुझे सजेस्ट कर दिया कि वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फुलब्राइट के बाद 1.5 साल आप जॉब कर सकते हैं जिससे एक्सपीरियंस हो जाए। तो मैं गई और उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा ठीक है, मुझे नौकरी ऑफर की। क्योंकि जो बाद में मुझे बताया कि मेरे साथ ये एडवांटेज थी कि मेरी इंग्लिश की बैकग्राउंड थी। मैंने अमेरिका में 2 साल पढ़ा था, इसलिए पद्धति मुझे मालूम थी और हिंदी भी मुझे आती थी क्योंकि मेरी 2 किताबें छप चुकी थी तब। और यहाँ से जो लोग जाते थे हिंदी वाले पढ़ाने, तो उनको अमेरिका में कैसे पढ़ाया जाता है उसका ज्ञान नहीं था। और वहाँ लड़के मैच्योर होते थे, वो का खा गा से नहीं पढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर 1 साल के बाद इंडिया जाएं तो हम वहाँ बातचीत कर सकें। तो उनको का खा गा नहीं बल्कि पूरे सेंटेंसेस से पढ़ाया जाता था। तो खैर मुझे शुरू में तो काफी दिक्कत हुई क्योंकि इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ाई थी, मगर हिंदी तो अपनी जबान थी, इसलिए और मेहनत से तो कभी घबराई नहीं। मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाना शुरू किया। ये बीच में हमको बताइए हाँ। कि ये फुलब्राइट का क्या चक्कर आया, मतलब फुलब्राइट के लिए आप कुछ आपके दिल में अरमान जगह थे कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल जाए आपको? नहीं, ये बात आई कहाँ से? ये जब मैं लेडी श्राम कॉलेज में पढ़ा रही थी तब अमेरिका से कुछ प्रोफेसर्स आए थे। उन्होंने एक अंग्रेजी पढ़ाने वालों का एक सेमिनार किया था मसूरी में, तो मेरे कॉलेज ने मुझे भेजा था। तो वहाँ इन लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन पोएट्री, जो वहाँ से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि उनका वो चाहते थे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक शाखा अमेरिकन साहित्य भी पढ़ाया जाए। तो उससे मेरा संपर्क हुआ, उसी से मुझे पता चला कि ये फुलब्राइट स्कॉलरशिप है, उसके लिए 2 साल पढ़ाना अनिवार्य होता है, जिसे आप लौट कर फिर उसी जॉब पर पढ़ा सके। तो इस तरह से आपने कहा कि आप जब गई तो आपकी 2 किताबें भी इस बीच हमने बात इस पर की नहीं कि हाँ। वो 2 किताबें कैसे आ गईं, या फिर आपके अंदर खुद लिखने का कोई जज्बा कब और कहाँ पैदा हुआ होगा? नहीं, वो तो शुरू से ही था, लिखती रहती थी कुछ 8वें 9वें दर्जे से, मगर जो कहिए वो मैच्योरिटी नहीं थी, अनुभव नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड लाइफ थी, पिता नहीं थे, माँ यंग थी, ब्यूटीफुल थी, तो जो विडो की जिंदगी होती है वो मैंने पास से देखी। उसने मेरे विचारों को बहुत प्रभावित किया। विचार तो ठीक हैं, लेकिन हाँ। रचना का जो एक मन में एक हाँ। वो क्यों आया, कैसे? क्योंकि अकेली थी मैं, कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी और पढ़ती लिखती काफी थी। और ये बात कानपुर के जमाने से हो गई होगी शुरू? हाँ, जी हाँ। पहली कहानी कब या कोई चीज कब छपी होगी? नहीं, तो मैंने बहुत लिखा मगर छपाया नहीं। अच्छा। हाँ, पहली कहानी मेरी बहुत पहले सरिता में छपी और मुझे सन भी नहीं याद है, कहानी भी नहीं याद है। फिर उसके बाद में सरिता में ऐसी जैसे पॉपुलर किस्म की कहानियां होती हैं वैसे, मगर उनमें एक था औरतों का क्या जीवन है, लड़की का क्या जीवन है, अगर लड़की विवाह से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, वो लड़का शादी नहीं करता है तो उसकी क्या जिंदगी होती है, उसी तरह की कहानियां थी। वो बहुत पसंद की गई। मगर उसके बाद फिर मुझे लगा, अपना पढ़ा भी इलाहाबाद में पढ़ती थी, इन सब के कांटेक्ट में आई, तो मुझे लगा कि मुझे पकने के लिए जरूरत है। तो मैंने 4-5 साल कुछ नहीं लिखा, लिखा ही नहीं लिखा। अच्छा। बस सोचती रही, सुनती रही लोगों की बातें, पढ़ती रही। पढ़ती भी रही? जी हाँ। क्या पढ़ती नहीं?
किताबें पढ़ती रही, कोर्स की पढ़ती रही, इधर उधर की किताबें, साहित्य, मैगजीन्स। इसी तरह राजेंद्र यादव ने क्या लिखा वो पढ़ा मैंने, निर्मल वर्मा ने क्या लिखा, कृष्णा सोपती ने क्या लिखा। और इलाहाबाद में किन लोगों से हो रही थी मुलाकातें? हाँ, वो तो पता ही था। हाँ। महादेवी वर्मा थी, सुमित्रा नंदन पंत थे, बच्चन थे, इनकी तो पोइट्री मैं पढ़ती थी। फिराक की नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि वो उर्दू वाले थे। मगर उन्होंने, मैं ये कहूँ, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि उषा तुम उर्दू सीखो। बहुत बातें करते थे, बहुत बहुत राय देते थे, बात करने में तो माहिर थे वो। और उनके बारे में बहुत मशहूर है कि बदमिजाज थे, ऐसे थे, वैसे थे। मगर अपने भाई के परिवार, और मैं उसके परिवार का एक अंग थी, और अपनी भतीजियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। उनकी सॉफ्ट साइड जो थी, शायर वाली, वो इसमें दिखाई देती थी। बाहर वाले लोगों को तो डांटते फटकारते थे, भगा देते थे, और ज्यादातर उनके बारे में यही प्रचलित है। जो आप देखेंगे रील्स वगैरह, वो लोग यही बातें कुछ बना के कहते हैं, कुछ मनगढ़ंत होती हैं, जो कि हम लोगों को पता है, मगर खैर चलता है। तो चूंकि ये लोग थे, इसलिए साहित्य के प्रति रुझान तो था, मगर मैं अपने को बहुत अदना समझती थी। महादेवी वर्मा की पोइट्री या बच्चन जी की मधुशाला या पंत जी की, तो मगर मेरी शुरू से विधा कहानी की ही रही। मैंने कभी कविता नहीं की, इसलिए कि महादेवी थी, फिराक थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, बच्चन थे, मेरी क्या मजाल थी पोइट्री लिखने की। इसलिए मैंने कहानियां ही लिखी, और एक दो कहानियां छपी भी, तो इन लोगों ने राय भी दी, जो मैं अब भूल गई हूँ क्या राय दी। मगर श्रीपत राय, मेरा बहुत मन होता था कि अच्छी पत्रिकाओं में मेरी कहानी छपे। तो जब श्रीपत राय ने कहा था कि जब तुम वो लेवल पा लोगी तो मैं अपने आप तुमसे कहानी मांगूंगी। तो बहुत साल बीत गए, लिखते रहे, डिस्कार्ड करते रहे, छपी नहीं। छपाने का मुझे कोई शौक नहीं था, तो इस तरह से समझ लीजिए पकती गई। इसलिए जब वापसी निकली तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतनी मैच्योर कहानी, पहली कहानियां, मतलब आरंभ की कहानियों में इतनी मैच्योर कहानी कैसे निकली, क्योंकि मैं तो लिखती थी, छपती नहीं थी। तो मेरा समझ लीजिए अप्रेंटिसशिप का समय था। और उस जमाने में तो देखिए बहुत सारे ये जो विचारधाराओं की भी धड़ेबंदियां, जी हाँ, वो भी बहुत अपेरेंटली थी। हाँ, तो उसके चलते मुझे, क्योंकि घर में रहती थी, बड़ी बहन के घर में रहती थी, इसलिए पाबंदियां थी कि किससे मिलूं, किससे न मिलूं। तो जो इलाहाबाद में यंग लोग लिख रहे थे, जैसे परिमल ग्रुप था, हाँ, परिमल, हाँ, और कमलेश्वर भी लिख रहे थे, अज्ञे भी आते जाते रहते थे, उपेन्द्र नाथ अष्ट से, इन सब से मुझे मिलने की कोई इजाजत नहीं थी। कभी नहीं मिली मैं इन लोगों से। घर में रहो, पढ़ाओ, आओ, इतने लोग हैं इंटेलेक्चुअल, उनकी बातें सुनो और लिखो। लिखना तो खैर सीक्रेट में होता था, सबको पता नहीं था। तो थी पाबंदी, जैसे एक लड़की के ऊपर होती है, उस तरह की पाबंदी थी मेरे ऊपर। तो उसी से ख्याल आया, जो सेमिनार था, कि अमेरिका जाके अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और सिलेक्शन भी हो गया मेरा, तो चली गई मैं। इस बीच शादी कब हुई? शादी तो मेरी अमेरिका में जाके हुई। अमेरिका में जाके मैंने शादी। अच्छा, जी हाँ। ये आपने अपनी पसंद की शादी? जी हाँ। अच्छा, क्या करते रहे वो? वो भी वो रशियन पढ़ते थे, हम दोनों ही स्टूडेंट थे जब हम लोग मिले। तो रशियन पढ़ रहे थे क्योंकि इनकी माँ और नानी दोनों रशियन थी, बाप उनके स्वीडिश थे, और रहते थे हेलसिंकी में, फिनलैंड में। तो अमेरिका में पढ़ रहे थे वो। तो वहाँ एक ग्रुप था वहाँ भी एक छोटा सा ग्रुप था। मेरे एक मित्र इंडिया से ही थे, तमिल भाषी थे, इंग्लिश में लिखते थे पोएट्री, A.K. रामानुजन उनका नाम था। तो उनके द्वारा मेरा परिचय इस यूरोपियन ग्रुप से हुआ। तो मुझे अच्छा लगा, वो लोग सभी पढ़े लिखे थे, आदर करते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो
भारत का आदर करते थे। आम अमेरिकन तो भारत के बारे में उसकी अच्छी छवि नहीं है, इसलिए मेरी कभी उन लोगों से नहीं पटी, क्योंकि मैं उन लोगों को बताना नहीं चाहती थी। मगर पता तो चल ही जाता है कि इनका आइडिया क्या है। इंडिया के पिछड़ा हुआ देश है। मुझे याद है एक किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट तब छोटा भी था, दैट इज आर्मपिट ऑफ इंडिया। तो मुझे बड़ा खराब लगा, क्योंकि तो अमेरिकन अभी भी ऐसे ही विचार हैं उनके, चाहे कुछ कितनी भी प्रगति हो जाए। जो सफेद रंग का और क्रिश्चियन सुप्रीमेसी, हाँ, वो हमेशा भारत को ही क्या, खैर अफ्रीका वगैरह, हम लोग भी तो दूसरे लोगों को नीचा समझते हैं। तो इसलिए मेरी कभी अमेरिकन लोगों से दोस्ती नहीं हुई। तो खैर इस तरह से ये हेलसिंकी वाले इनसे आपकी मुलाकात हुई। वहाँ रहते हुए कितने साल बाद? मुलाकात तो मेरी दूसरे साल हुई उनसे। उसकी भी एक मजेदार कहानी है, क्योंकि मेरी रूममेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की थी, तो उन्हें वो बहुत पसंद आए। तो उसने कहा अरे तुम जानती हो इन्हें, इनसे दोस्ती करो। तो आने जाने लगे, हम लोग मिलने जुलने लगे, कॉन्सर्ट्स में जाते थे, फिल्मों में जाते थे। तो उनके साथ स्वीडिश फिल्मों में हम लोग जाते थे, वो हम लोगों के साथ पाथेर पांचाली देखने जाते थे। इस तरह से हुआ। मुझे उनमें कोई शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो अपनी फ्रेंड रूममेट के लिए उनको इनवाइट करती थी। फिर कुछ ऐसी हुई परिस्थितियां कि क्या नाम था इनका? उनका नाम था किम निल्सन, जो अभी भी मेरा लास्ट नेम है। अच्छा, हाँ। तो अभी आपका नाम फिर कैसे होता है पूरा? NILSSON। तो इस तरह पूरा नाम क्या होगा आपका? हाँ, मेरा उषा सक्सेना निल्सन। उषा सक्सेना निल्सन। अच्छा, ये आपका पासपोर्ट वगैरह वगैरह ऑफिशियल नाम है। अच्छा, तो ये जो निल्सन के साथ जो आपकी जिंदगी शुरू हुई, उनकी रुचियां आपके लेखन में भी हुई? हाँ, उनके संपर्क से ये हुआ कि मैं स्कैंडिनेवियन लेखकों के, स्वीडिश लेखकों से मिली और गई भी वहाँ, रही भी वहाँ का रहन सहन भी देखा, कितना खुला हुआ और कितना सहज और कितने उदार लोग हैं वो लोग। और भारत के प्रति कभी उन्होंने कोई, मतलब हमेशा उनका अच्छा ही वो था। जब पहली बार वो भारत आए तो कहने बाप रे, यहाँ कितने लोग हैं। क्योंकि उन्होंने कभी सड़क पे इतनी भीड़ देखी नहीं थी। हेलसिंकी में तब कुल 4 मिलियन, पूरे देश में 4 मिलियन लोग थे, तो सड़कें खाली पड़ी रहती थी। तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी। मगर फिर उन्हें अच्छा लगा। और हम लोग कश्मीर भी गए। तब कश्मीर बहुत में ये सब उथल पुथल नहीं शुरू हुई थी। कश्मीर भी गए, वो आगरा वगैरह भी गए, देखा उन्हें अच्छा लगा, भारत अच्छा लगा उन्हें। और भारतीय खाना और हमारे मित्र जो थे सबसे मिलकर रहते थे वो। मगर उन्होंने फिर एरिया अपना चेंज कर लिया था, रशियन से फिर भाषा विज्ञान में आ गए थे वो। तो कुछ मेरे सहयोगी थे जो भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे, तो हम लोगों का एक मिक्स्ड ग्रुप था। तो इस तरह जो मैं समझा कि आप जब अमेरिका चली गई और फिर वहाँ तो आप नौकरी ही करने लगी, फिर आपने शादी भी कर ली, फिर आप वहीं बस गई, इसका मतलब? जी हाँ। क्योंकि जब ये विवाह की बात हुई तब मैं बहुत कन्फ्लिक्टेड थी। मैंने कई बार लिखा, क्योंकि मैं सोचती थी कि भारत छूट जाएगा, माँ छूट जाएंगी, परिवार छूट जाएगा। तो इमोशनली वो दिन मेरे लिए, पहले कुछ साल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। एक तो घर में कभी घर नहीं संभाला था, कभी कुकिंग नहीं की थी, और फिर एक विदेशी पति जिसकी रुचियां अलग थी। और वैसे उन्हें भी पोइट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो इस तरह से हम लोगों का मन मिलता था, हालांकि हम लोग अलग अलग देश से आए थे। और मैं सोचती हूँ कि एक दूसरे से विवाह से हम लोगों का जो
परिधि थी उसका विस्तार हुआ, कम से कम मेरा तो हुआ, क्योंकि मैं स्कैंडिनेविया गई, मैं वहाँ रही, देखा, यूरोप घूमा, वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे बहुत परिवर्तन आया। इसको अगर बहुत निजी सवाल ना माना जाए तो बताइए कि आप लोगों के बीच बच्चे भी हुए? जी नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि तब अमेरिका का ये था, मुझे अभी तक याद है कि मेरे चेयरमैन ने दूसरे साल, जब मैं 2 साल पढ़ाने के बाद परमानेंट होने का सवाल उठा, तो उन्होंने कहा देखो या तो तुम फैमिली बना लो या तुम जॉब कर लो। अच्छा। ये मनोवृत्ति थी तब कि एक स्त्री दोनों चीजें नहीं कर सकती है। और मेरी परवरिश भी ऐसी हुई थी, क्योंकि भाई तो स्वतंत्रता सेनानी थे और ब्रह्मचारी थे, माँ विडो थी, इसलिए परिवार के साथ ऐसे कि शादी हो, हस्बैंड हो, ये सब, या लड़कों के साथ दोस्ती वोस्ती शुरू से ही मेरे मन में नहीं थी। और मैत्री होती थी तो मैत्री थी, और कभी वो किसी तरह की रोमांटिक उसमें नहीं हुई, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा था। और भारत आती थी तो सभी लेखकों से मिलती थी, निर्मल वर्मा थे, बहुत अच्छे मित्र बने। कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ जाती रही होंगी? तब तो मैं अक्सर आती थी, हर साल आती थी तब। अच्छा। हाँ। और उस आने के पीछे सिर्फ एक देश का बुलावा? हाँ, वो था। और फिर वहाँ हमारे विभाग का विस्तार भी हो रहा था, और मुझे नए नए कोर्सेज पढ़ाने पड़ते थे, क्योंकि विद्यार्थी भी मैच्योर हो रहे थे। तो 2 साल हिंदी पढ़ने के बाद वो आते थे, 1 साल बनारस रहते थे। आप फिर वहाँ हिंदी पढ़ाने लगी? हाँ, हिंदी पढ़ाने के लिए मेरी नियुक्ति अच्छा, हुई। मतलब अंग्रेजी जो पढ़ाई आपने यहाँ इलाहाबाद में पढ़ाई है, यहाँ पे लेडी श्री राम में पढ़ाई? हाँ जी, हाँ। हाँ। फिर वहाँ जाकर तो हिंदी पढ़ाई? जी हाँ, हिंदी पढ़ाई, और मिक्स्ड कोर्सेज पढ़ाए, जैसे भारतीय साहित्य पर, मगर अंग्रेजी में पढ़ाए वो। मगर वो अंग्रेजी विभाग में नहीं पढ़ाए, कंपैरेटिव लिटरेचर का एक विभाग था, उसमें इसी तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, फ्रेंच लिटरेचर ये। तो मैंने वो कोर्सेज काफी पॉपुलर भी हुए। तो आप बता रही थी कि बीच बीच में भारत लौटने पर आपकी मुलाकातें निर्मल वर्मा और किन लोगों से होती रही होंगी? सभी से हुई। जितने कृष्णा सोपती थे, भीष्म साहनी थे, और कृष्ण बलदेव वैद थे, और श्रीकांत वर्मा थे, और ये राजेंद्र कमलेश्वर और मोहन राकेश का एक अलग त्रिभुज था। तो सबसे मिलती थी मैं, आगे से कि मैं बहुत इज्जत करती थी, वो भी बहुत मानते थे मुझको। मैं आजकल के लेखकों से कहती हूँ कि मैंने अगे जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा मैं 11 महीने सोचता हूँ और 1 महीने लिखता हूँ। बिल्कुल। तो ये सब अभी आपने तो कहा ही कि ये जो राजेंद्र यादव और जय मोहन राकेश और ये वाली जो एक त्रिभुज की बात, लेकिन वैसे भी देखा जाए कि आपके सबसे सक्रिय दिनों में सबसे सक्रिय माहौल साहित्य में था, और अलग अलग तरह की राजनीतिक विचारों की धाराएं, उनके बीच अंतर्द्वंद, अंतर संबंध, ये सब चलते थे। आपका कोई राजनीतिक कोई दिशा या कोई आस्था? नहीं, वो मैं बिल्कुल उससे अलग रहती थी, क्योंकि बड़े भाई राजनीति में थे, तो हम लोग दूर ही रहे। बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये न लेके मैंने राजनीति का वो अपनाया होता तो शायद मैं कुछ कर सकती देश के लिए, मगर वो तो एक पुरानी। मैं उस तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स और राज्यसभा में जाने और मंत्री बनने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जीवन की दृष्टि, कि आप किस जीवन दृष्टि से, अंत में आपके चरित्रों में कोई मूल्यों का स्थापन कहीं होगा, कहीं उनकी कोई एक दिशा होगी, तो वो दिशा एक लेखक के तौर पर आपको किससे मिलती? जैसे इसमें चुगताई कहती है उन्हें चेखव से मिलती रही, उसमें चाहे वो उसकी प्रोसेसेस की बात करें या रशियन लिटरेचर ओवरऑल कहें, आपके क्षेत्र मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे इससे मिली। ओवरऑल जो मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा या अमेरिकन साहित्य पढ़ा या स्वीडिश साहित्य और फिनिश साहित्य, उससे मेरी धारणाएं बनी। और मैं ये नहीं कह सकती कि इस धारा में ऐसा बना। और मैंने हमेशा ही अलग तरह से इंडिपेंडेंटली ही लिखा। धर्मवीर भारती से मेरी काफी मित्रता थी, तो 55 खंबे मैंने इसलिए लिखा 3 साल में लेडी श्री राम कॉलेज में मैंने पढ़ाया, तो उसके सारे चरित्र काल्पनिक हैं। सिर्फ उस कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है,
जो उसकी दीवारें हैं और खंबे हैं वो 55 तक हम लोगों ने गिने, फिर छोड़ दिए। तो वो तो एक कैद की तरह है कि वो ये कारागार बन जाता है, वो उसको कैद कर लेती है अपने में। और मैंने एक जगह कहा भी, जयप्रकाश पांडे बहुत हंसे उस बात पर। जी। मैंने कहा कि सुषमा और नील को तो मैंने 55 खंबे में एक कलम से अलग कर दिया, मगर जब मेरे जीवन में ये बात आई कि मैं छोड़कर भारत लौट आऊं तो मैं नहीं कर सकी। तो वो बहुत हंसे। मैंने कहा कि नहीं, फिर मुझे लगा कि अगर मैं भारत चली गई देश प्रेम से और फिर मैं इलाहाबाद में पढ़ाने लगी, मुझे पूरी जिंदगी मलाल रह जाएगा कि उस शख्स के साथ मेरी जिंदगी क्या होती। और उस शख्स ने मुझे बहुत एनरिच किया। मेरे जैसे मेरा दिमाग जो भारतीय संस्कारों में उसमें बंद था, जैसे वो खुल गया। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं प्रसन्न भी हूँ। मगर हाँ, ये ठीक है, भारत छूट गया, माँ छूट गई, मगर भाषा नहीं छूटी। क्योंकि बच्चन जी ने जो कहा था कि पढ़ो लिखो हिंदी में। वापसी कहानी के बारे में बताइए। जी हाँ, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे बनी। वो मैं देखती थी लोगों को कि उस समय सम्मिलित परिवार होते थे। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता था कि वो घर से बाहर जाके नौकरी करता था और साल भर में लौटता था, तो बीवी बच्चे तब अलग अलग उनकी जिंदगी हो जाती थी। तो ज्यादा वो सिर्फ एक साधन था कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। तो मैं देखती थी परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिनके जीवन में न पत्नी थी न बच्चे थे। वो सब बड़े शहर में रहते थे पढ़ने के लिए, वो छोटे शहर में रहते थे। साल में एक बार आते थे, रहते थे और फिर चले जाते थे वो। तब मेरे मन में ये आया कि अगर मतलब कैसे आई कहानी ये मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ उस व्यक्ति की जिंदगी से लेके मैंने ये कहानी लिखी। और जब वो छपी तो मुझे डर था कि उनके बच्चे पहचान लेंगे, मगर पहचाना नहीं उन्होंने। लेकिन जिस तरह हम इस कहानी के छपने के 50-50 साल बाद हैरान होते हैं, जी हाँ, इसको पढ़ के मतलब खुश होते हैं। हाँ। खुद आपका क्या रहता, आपने दोबारा कब पढ़ी होगी ये कहानी आखिरी बार? मैं अपनी चीजें कभी नहीं पढ़ती। कभी बहुत सालों बाद कहीं पाठ करना था तब मैंने पढ़ी थी इसको, और लिख गई तो लिख गई। तब भी उसको पढ़ते हुए लगा कि हाँ, कि वो कुछ हो गया था उसमें, कुछ ऐसा कमाल हो गया था उसको खुद पढ़ते हुए दोबारा? नहीं, कुछ नहीं, बस यही देखा था मैंने कि एक पुरुष है, वो काम करता है, कमाता है, बच्चों के को प्रोवाइड करता है, और उसका परिवार एक अलग ही इकाई बन जाता है। वो सिर्फ एक वेज अर्नर बन के रहता है। और ये उस समय के काफी परिवारों में होता था कि बाप घर में भी रहता था, तब भी उसका डर इतना होता था कि बच्चे और वाइफ एक अलग इकाई बना लेते थे, वो अपना दफ्तर में बाहर बैठा रहता था। कल अपने बयान में बातों में खासतौर पर जो नया लेखन है उसके बारे में कहते हुए, और उसमें भी स्त्रियों के लेखन में एक खास तरह का आप असर्शन पाती हैं, ऐसा आपने कहा। लेकिन अगर इसमें ऐसे पूछें, देखने में तो ये बात अच्छी लग रही है कि आपके अपने पर्सनल चॉइसेस हैं और आप स्वतंत्र ढंग से अपना जीवन, लेकिन ये कहीं ये जो एक परिवार एक संस्था के रूप में, उसके साथ जो एक कमिटमेंट और वैल्यू सिस्टम की जो हम लोगों की एक परिपाटी से चली आ रही है, उसके कहीं टूट जाने का कोई डर है आपको? मतलब आपको लगता है कि अगर ऐसे चलेगा तो ये तो पूरा जो चेन ऑफ वैल्यू कंटिन्यूएशन वो सब तो खत्म हो जाएगा? वो हो ही रहा है, मैं आके देखती हूँ, और यहाँ भी देखती हूँ, नोएडा में भी देखती हूँ, मैंने बेंगलोर में भी देखा जहाँ बहुत सारी यंग लड़कियाँ काम कर रही हैं, बम्बई में भी पढ़ लिख के वो आती हैं,
घर उनका रायपुर में है या जबलपुर में है, फ्लैट किराए पे ले लेती हैं, 3-4 लड़कियां रहती हैं, उनको कोई मर्यादा वो नहीं है, ड्रिंक भी करती हैं, छोटे छोटे कपड़े भी पहनती हैं, लड़के भी उनके घर आते हैं। अब पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या होगा इन लड़कियों का, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो उनका इस दौर में जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ रहे। तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर मैंने देखा है कि हाँ, बदलाव तो आ रहा है, लड़कियां बहुत खुल गई हैं, खुली हो गई हैं, वो मर्यादा नहीं रही है। जो मैंने प्रत्यक्षा के उपन्यास पारा पारा का जिक्र किया, उन्होंने भेजा था मुझे पढ़ने के लिए, उसमें यही है कि पढ़ी लिखी लड़की है, विवाह है, प्रसन्न है पति के साथ, मगर एक नए पुरुष की प्रति वो आकर्षित होती है, उससे संबंध बनाती है। वो हमेशा कहता है कि ये स्थायी नहीं है, और फिर उसके पति को पता चल जाता है तो अलग हो जाते हैं। तब वो अलग रह के नौकरी करती रहती है, जगह जगह जाती है, अपने को जैसे फिर रीडिस्कवर करती है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसमें कहीं गिल्ट नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने पति को भी प्यार करती है, आदर करती है, मगर एक आंधी जैसी उसके जीवन में आई और वो उसने अपने को बह जाने दिया। वहां तक तो ठीक है, वहां तक तो वो शायद ये जो एक कंज्यूमर सोसाइटी के एजेंडा को पूरा करती हुई सी दिखाई देगी। उसको शायद ये वाले जो वैल्यूज हैं वो उसको समर्थन भी करें, हो सकता है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उस पर वेब सीरीज बनाई जाए, उसको फिल्में बनाई जाए, उस पर गाने लिखे जाएं। लेकिन आखिरकार वो अपने शरीर के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कहीं इस धोखे में कि वो आजाद हो रही है, धोखा तो नहीं खा रही है। अच्छा प्रश्न है, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। सोचने की बात यह है क्योंकि वो उसमें शुरू से ही यही है कि स्थायी संबंध नहीं है, एक दौर है, एक रॉ है, एक अट्रैक्शन है जिसमें वो बह जाती है, फिर वो गायब हो जाता है पुरुष। वो पुरुष शुरू से कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत से लोगों से मेरा संबंध रहा है, मगर वो ऐसी आंधी ऐसी उसके जीवन में आती है, वो रोक नहीं पाती है अपने को, और फिर वो चला जाता है छोड़ के, फिर वो गायब हो जाता है उपन्यास से। पति को पता चलता है तो पति भी उसे नेचुरली बहुत हर्ट है, वो छोड़ के कहीं और चला जाता है। फिर वो अपनी जड़ें खोजती है कि मैं क्या हूं, तो उस प्रक्रिया में वो पाती है कि मैं क्या हूं। वो आदिवासियों के साथ रहती है, वो अपने माँ के परिवार के में, पुराना सामंती जो परिवार है, वहाँ जाकर अपनी जड़ें ढूंढती है, और बाद में वो एक समझ लिए इक्विलिब्रियम आ जाता है उसकी जिंदगी में। उसका हस्बैंड भी कहता है मैं तुम्हारे पास लौट के आना चाहता हूँ। तो इस तरह से जैसे हम लोग चरित्रों में नायक और नायिका की तलाश करते हैं, अगर हम इसको एक सिर्फ एक आंखों देखा हाल ही ना कह के उसको एक हम आदर्श के रूप में इस जीवन को को प्रस्तावित करें, एक लेखक का काम तो ये भी है कि वो अपने समय के बदलते हुए यथार्थ के भीतर से वो नायक नायिकाओं को प्रस्तावित करता है। तो आप एक सीनियर राइटर के तौर पर कैसे, मतलब नहीं, धक्का तो लगता है। मेरे परिवार को बहुत धक्का लगा जब मैंने उन पहले नहीं कहा, उनसे विवाह करने के बाद मैंने उनको लिखा अपनी माँ को कि मैंने यहाँ विवाह कर लिया है। और तो छाया तब छोटी थी, तो छाया के साथ ये हुआ है कि वो 2.5 घंटे की थी तभी इनकी माँ की डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ ने ही इन्हें पाला पोसा, बड़ा किया। तो शी इज मोर लाइक लिटिल सिस्टर, बुआ भतीजी की जगह। तो छाया ने लिखा मुझे कि मेरी माँ का क्या रिएक्शन हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कई साल इस स्ट्रगल में बीत गए, इस अपराध भाव में बीत गए कि मैंने अपने परिवार को कितना दुख दिया। मगर मेरी तो परवरिश बहुत ट्रेडिशनल ढंग से हुई थी। मेरे ख्याल में आज की लड़कियां नहीं सोचती इस तरह से। वो सोचती हैं ठीक है, माँ बाप ने पढ़ा दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, अब मेरी जिंदगी है, मैं जीऊंगी जैसे भी जीऊं।
मुझे कम से कम ये लगता है जो मैं देखती हूँ लड़कियों को, मतलब उसमें भी हादसे होते हैं। फिर हिंदुस्तानी लड़की तो हिंदुस्तानी लड़की है। तो और हिंदुस्तानी लड़के तो हिंदुस्तानी लड़के हैं, फिर ये भी बात है। हाँ, ये भी बात है कि आखिरकार इस पूरे एडवेंचरिज्म में आखिरकार जो घायल होगी वो तो स्त्री ही होगी, है ना। कितना भी अब ये है कि शायद हम लोग एक उसमें हैं, एक ट्रांजिटरी फेज में, यही कहा जा सकता है। नहीं, मैं यहाँ देखती हूँ, हम लोग 2-1 दिन पहले डिनर पर गए थे, तो नोएडा में ही कोई जगह है, वहाँ कितना लाउड म्यूजिक था और कितने यंग लोग शराब पी पी के लुढ़के, लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहने लुढ़की हुई थी, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं था उनमें। तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, एकदम से आज़ादी मिल गई है, पैसे मिल गए हैं, माँ बाप हैं नहीं मना करने वाले, क्या होगा इन लोगों का। मगर खैर उसके आगे मैंने नहीं सोचा, क्योंकि सभी नदियाँ अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। मुझे लगता है ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें कि पश्चिम की बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक मर्यादा रखनी चाहिए, मगर एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी कि मैं स्त्री हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ, और ये मेरा जीवन दर्शन है। क्योंकि मैंने अपना जीवन इसी तरह से बिताया, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो विभाग में, जैसे मैंने कहा, मेरे चेयरमैन ने कहा या तो तुम फैमिली बना लो या फिर नौकरी करो। सारे पुरुष थे, अमेरिकन पुरुष थे, 4 भारतीय पुरुष थे। उन लोगों का, ये सोचिए 60s की बात है, मिड 60s की, उनका नजरिया ये था कि अगर आप स्त्री हैं और आप पढ़ा रही हैं तो हमारी लल्लो चप्पो कीजिए, और हमारी बीवी की लल्लो चप्पो कीजिए, और गुलाब जामुन बना के हमारे घर लाइए। और जो मेरे चारों कॉलीग्स थे, और मेरी आदत नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी मेरे बड़े भाई थे, वो तो नेहरू जी से लड़ जाते थे। तो मैं सोचती थी मैं अपना काम अच्छी तरह से कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट खुश हैं मुझसे, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने भी लगी। और नए नए उन्होंने मांग की कि अब जो बनारस में 1 साल रह के गए वो लौट कर आए, 5 स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा हम भक्त कवि पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा बाप रे बाप। हमने कहा ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत पढ़ा, अपने को बहुत पढ़ा। मैं सोचती हूँ मैं भी बहुत समृद्ध हुई पढ़ाकर, बहुत पढ़ा मैंने। और अगर कोई मुश्किल होती थी तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती थी माँ से कि इसका मतलब क्या है, ये सब। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। तो इस बात से दूसरे लोग जलते थे। तो इसलिए बहुत लोगों ने मेरी जड़ें खोदी, बहुत लोगों ने मुझे यातना दी। जैसे चाइनीज सेइंग है कि इफ यू लिव लॉन्ग इनफ यू सी ऑल योर एनिमीज फ्लोटिंग बाय इन द रिवर। अच्छा, ये बताइए कब आपको ये एहसास हुआ कि अब आप एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं हिंदी की? कब? अभी भी नहीं और हुआ। ये एक खुशी हुई? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिखती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई। विशेष तौर से जब मैं पिछले 10 साल से मैं अकेली हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तब जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी थी। एक थी उषा प्रियमोदा जो हिंदी में लिखती थी, हिंदी पढ़ती थी, और दूसरी थी उषा नीलसन जो अमेरिका में रहती थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। ये उषा प्रियमोदा वाला रूप तो सिर्फ भारत में पता था, वहाँ तो कोई पढ़ता लिखता है नहीं। 2-1 लोग हैं, इक्के दुक्के लोग जो कि हिंदी पढ़ते हैं, मगर वो लोग हाउस वाइफ्स हैं, उनको वो नहीं है। तो इस तरह से स्प्लिट पर्सनालिटी थी, वही चली आ रही है। अभी भी मेरे पड़ोसियों को नहीं मालूम है कि मैं लिखती हूँ। कभी कभी उन्हें ताज्जुब होता है कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेला घर है एंड ऑल दैट।
मगर मैं सब संभाल लेती हूँ। अभी भी आप विस्कॉन्सिन में रहती हैं? जी हाँ। अच्छा, आपकी किताबें किन प्रकाशकों ने छापी? ज्यादा तो राजकमल ने छापी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब 55 खंबे छपी तो ओम प्रकाश राजकमल के संचालक थे, तो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उनको दी और मैं चली गई अमेरिका। मेरे पीछे छपी, मुझे कुछ पता नहीं चला उसका क्या रिएक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। तो ओम प्रकाश अमेरिका आए 2-3 साल बाद, हमारे शहर भी आए, तो मैंने उनको खाने पे बुलाया। खाना वाना बनाना मुझे नहीं आता था, तो खाना खा के वो हंसते हुए बोले कि मैंने आपको प्रकाशन की रॉयल्टी नहीं दी, इसलिए आपने खाने में मिर्चें बहुत डाल दी। अच्छा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग ये भी करते हैं। फिर भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि उनके यहाँ पार्टियां होती थी, मोहन राकेश विस्की पिलाते थे। नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। 55 खंबे का जब तक उनके पास था कुछ नहीं। फिर जब शीला संधू ने उसका कार्यभार संभाला तो तब भी मैंने कोई हिसाब नहीं मांगा। वो भिजवा देती थी, मैं रख लेती थी। वही अशोक जी के साथ भी है, मैं हिसाब नहीं रखती हूँ। मैं कह देती हूँ मैं आई हुई हूँ, वो भिजवा देती हैं, आपकी रॉयल्टी इतनी हुई, मैं रख लेती हूँ। इस तरह से सभी किताबें राजकमल ने छापी आपकी? सभी नहीं छापी, 2-3 किताबें। एक किताब जिंदगी और गुलाब के फूल छापी उसने, ज्ञानपीठ ने 1961 में। उन्होंने भी एक भी पैसा नहीं दिया। और ये तो आम बात है। तो मैंने, अब इन्होंने कहा अरुण माहेश्वरी की, आदित्य माहेश्वरी ने, कि आप हमें किताब दीजिए। तो हमने कहा हमने सुना है ज्ञानपीठ आपने ले लिया है और इतने सालों से एक पैसा नहीं मिला है मुझे। तो उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद मामला ठप हो गया। नई किताब दीजिए, नई किताब दीजिए। तो मैंने कहा देखिए आप दोनों भाइयों के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। दोनों भाइयों का मतलब अलिंद और नहीं, अशोक माहेश्वरी और अरुण माहेश्वरी। हाँ, वाणी में भी है आपकी कोई किताब? वाणी में मेरी अंतर्वंशी है। वो मेरी मित्र थी निर्मला जैन, वो काफी नामी लेखक थी जी। और अभी भी वो जीवित है, लिखना विखना उन्होंने छोड़ दिया है। उनको मैंने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी, मैं अक्सर लिख के उन्हीं को भेजती थी कि आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ये वाणी को दे रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप वाणी को दे दीजिए। तो अशोक जी बड़े दुखी हुए, बड़ा दुख भरा मुझे पत्र लिखा उन्होंने। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है राजकमल ही छापता है, जैसे भी वो छापे। कुछ किताबें बहुत बुरी तरह से उन्होंने छापी है, और ये अर्कदीप तो उन्होंने अच्छी तरह छापा, उसमें बहुत मेहनत भी की उन्होंने। तो चल रहा है, जो मिल जाता है उसी में खुश हूँ। लेकिन आप थोड़ा लड़ भी लेती हैं प्रकाशकों से, हैं? नहीं, अदिति से मैंने कहा। हाँ। अच्छा बताइए, हम लोग क्या वक्त ज्यादा लगा रहे हैं या फिर बंद करें? जैसा आप सोचें। अच्छा, नहीं आखिरी बात बताइए कि रेडियो और टेलीविजन, जी, जब भी आप भारत आती होंगी तो टीवी पे आपको बुलाया जाएगा, या बहुत सारे लोग एक समय में रेडियो में भी अपना करियर जब शुरू करते थे, कुछ न कुछ एक पैर रेडियो में रहता था। ऐसी कहानियां मैंने सुनी है। आपका रेडियो के साथ कैसा रिश्ता रहा? कभी कभार इंटरव्यू के लिए कोई बुला लेता था, और फिर 55 खंबे का उन्होंने एक सीरियल बनाया था मोहंती जी ने, जो मैंने अब देखा कोविड के दौरान। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा सीरियल बनाया। आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। और बहुत जैसे क्लोज टू द नॉवल उन्होंने बनाया। वहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह में भी कभी टॉक वॉक के लिए आपको बुलाया गया? हाँ, विशेषकर जैसे महादेवी जी नहीं रही तो उन्होंने फोन करके कहा कि उन पर कुछ कहिए, या आगे नहीं रहे तब कहा। वैसे कोई मेरा संबंध नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसा कि खुद पूछ रहे हैं प्रकाशक लोग कि नई किताब दीजिए, कोई नई किताब है आपके पास देने को? नहीं। अच्छा, अभी वैसे इन 10 वर्षों में जबकि अब आप ऑलमोस्ट अकेली रह रही हैं, कौन सी चीज है जिसके लिए आप बहुत शौक से लपक कर उस काम को वक्त मिलते ही करना चाहती हैं? मैं तो प्लांट्स, खेती बाड़ी पसंद है मुझे।
ये अभी पूछा था किसी ने कि आपकी एक नॉवल में वो खेतीहर हो गई है, ये कैसे? मैंने कहा मैं हमेशा खेतीहर होना चाहती थी कि अपनी छोटी सी ज़मीन हो, उस पर सेब उगाओ, बाजार में जाओ बेचो। वहाँ ये तरीक़ा है, यहाँ नहीं करती हैं स्त्रियाँ, वहाँ पर ये तरीक़ा है कि स्पेशली समर में काफ़ी लोग अपने सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं, चले जाते हैं। फूल वगैरह काफ़ी चीज़ें बिकती हैं वहाँ पर। तो मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि मैं ये करूँ, मगर अकेले के बस का नहीं था मेरे ये। और मेरे हस्बैंड तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो बिल्कुल ही शहरी थे, तो इसलिए नहीं हुआ। तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि भारत में ऐसा नहीं होता है। हमने कहा नहीं, अमेरिका में होता है। उसके नदी में उसके हस्बैंड 5 एकड़ ज़मीन उसको छोड़ के गए हैं, तो उसमें वो उगाती है इंडियन सब्जियां। होता है ऐसा कि काफ़ी लोग जिनके पास ज़मीन है वो इंडियन सब्जियां उगाते हैं और लेके जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ भारतीय काफ़ी हो गए हैं, पाकिस्तानी भारतीय, तो लौकी वौकी सब बेचने लगे हैं, करेला, लौकी, कद्दू। वही मैं भी वही उगाती। आपका ये शीन काफ इतना अच्छा साफ कैसे है? जैसे हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि कहीं पर भी आप फिसल नहीं रही हैं, ये कैसे आपने ठीक किया? फिराक साफ हाँ, घर में था ये कि सही अंग्रेजी बोलो, सही अंग्रेजी लिखो, या मगर फिराक ने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम उर्दू पढ़ो, जिसका मुझे अफसोस रह गया, क्योंकि मैं उनकी शायरी पढ़ नहीं सकती। वो बहुत इस बात पे वो, क्योंकि तब काफी आंचलिक लोग आ गए थे, तो उनकी हिंदी वो जैसे अभी भी है, कोई शाह कहता है, कोई सा कहता है, तो इस बात पे वो बहुत बिगड़ते थे। और मुझे भी अभी खटकता है, मगर खैर मैं चुप रहती हूँ। आप अपने लिखते हुए के ज़माने में जब आप लिख रही थी, छप रही थी, खूब चर्चा में थी, उस वक्त जो लोग आपके साथ लिख रहे थे उनमें कौन आपको पसंद आ रहे थे? निर्मल से मेरी काफी मित्रता थी। भीष्म साहनी का लिखना भी मुझे पसंद था, और कृष्णा सोबती तो मेरी आइडियल थी, तो मुझे उनका लेखन भी अच्छा लगता था। तो आखिर में हमको बिल्कुल आखिर में हम अब चलेंगे नए लिखने वालों में। आपने जैसे यतीश कुमार का भी नाम लिया, क्या खास आपको लगा उसमें? मैंने बोरसी भर आँच पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत ही जेन्युइन है वो। उन्होंने बहुत सच्चाई से लिखा है कि मैं अपने बचपन के बारे में, उसमें कोई मुझे लाग लगा नहीं। जैसे बहुत से लोग एक पोज करके लिखते हैं, वो नहीं लगा मुझे। और उन्होंने मुझे अपनी कविताएं भी भेजी, मगर कविताएं मैं कम पढ़ती हूँ और ज़्यादा इधर नहीं पढ़े हैं मैंने। अच्छा लगा मुझे बोरसी भर आँच, मगर मैं प्लेटफॉर्म पे कमेंट नहीं करती हूँ। और एक उपन्यास बहुत चर्चित हुआ है सूर्यबाला का, कौन देश को वासी, तो वो तो मेरा परिचित ही वो है, वातावरण है, मगर जो वो रह चुका है, जो भोग चुका है, तो मैंने उनको लिखा ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैं भूली बिसरी गलियों में गुजर रही हूँ, क्योंकि वो सारी स्ट्रगल तो मेरे पीछे है, की है मैंने, मगर उस तरह से नहीं की, क्योंकि मैं एक स्तर पर गई थी, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, इसलिए मुझे जिस तरह से उनके नायक को स्ट्रगल करनी पड़ी। और ना मेरे घर में, क्योंकि सबसे छोटी थी, मेरे घर में किसी की अपेक्षा नहीं थी कि बहन की शादी होनी है, ये होनी है, जो उनके नायक को होती है। अच्छा लिखा है उन्होंने। ये जो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जनसंस्कृति, इन लोगों ने भी कभी आपको सम्मानित किसी पद पर बैठाना? नहीं, मैं इन लोगों से अलग रहती हूँ, उन लोगों को पता भी है। अच्छा, जी हाँ। मतलब कभी कोई डायलॉग होने की कोशिश हुई, लेकिन आपने अपना पक्ष स्पष्ट किया? हाँ, मैं अलग ही रहती हूँ। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि मैं आई हुई हूँ। ये तो हंस की वजह से बहुत से लोगों को पता चल गया, क्योंकि 4 साल से मैं रचना को मना कर रही थी, इस बार मैं मना नहीं कर सकी उनको। आपकी मुलाकात बलराज साहनी से हुई कभी? नहीं, उनसे नहीं हुई। नहीं, भीष्म जी से तो हुई? जी हाँ, भीष्म से बहुत अच्छे रिश्ते थे मेरे। हमारे घर के पास ही रहते थे, और हमारी माँ जो थी वो बहुत ही प्रगतिशील थी, मगर उनके कुछ विचार थे, कुछ लेखक उन्हें पसंद नहीं आते थे। और कुछ लेखक थे जो
उन्हें बहुत पसंद आते थे। तो भीष्म के यहाँ या निर्मल के यहाँ, इनके यहाँ या गेज जी के यहाँ उन्होंने कभी जाने से मना नहीं किया। मना नहीं करती थी, मगर मुझे पता था कि उन्हें कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। तो राजेंद्र मन्नू भी हमारे यहाँ आते थे, तो मगर इन लोगों से दिन रात का उठना बैठना नहीं था, क्योंकि ये लोग दूर शक्तिनगर में रहते थे और भीष्म जी तो घर के पास ही रहते थे, मोहन राकेश भी घर के पास रहते थे, निर्मल भी, तो इन लोगों के साथ ज्यादा संपर्क था। कुल मिला की जो हिंदी की जो दुनिया है हमारी, जिसमें आप भी एक उस परिवार का ही सदस्य हैं, जब आप उसको उतनी दूर से देखती हैं तो क्या पाती हैं कि पिछले 70 वर्षों में क्या बदलाव अच्छे की तरफ जा रहे हैं, खराब की तरफ जा रहे हैं, हो क्या रहा है हिंदी में जो कुछ लिखा वगैरह जा रहा है? एक तो ये अच्छी चीज है कि नए नए विषय लोग ले रहे हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि जो अब मुझे इन लेखिकाओं की पर्सनल लाइफ नहीं मालूम, जो मैं सोचती हूँ कि सब विवाहित हैं, सब वेल सेटल्ड हैं, अच्छी नौकरियां कर रही हैं, इसलिए उनमें इस तरह की वो लिख रही हैं कहानियां। मुझे नहीं मालूम कि वो असलियत है या उनकी डे ड्रीमिंग है या उनकी विशेष हैं, क्योंकि पर्सनल प्रश्न नहीं पूछती हूँ मैं। मगर आजकल की लेखिकाएं मैं देखती हूँ कि काफी घूमने फिरने लगी हैं, उनको काफी स्वतंत्रता है, और जहां तक मेरा ख्याल है वो विवाहित हैं और पतियों से उनको बहुत समर्थन मिल रहा है। छाया जी गई थी मनीषा कुलश्रेष्ठ के कथा कहन में, तो इन्होंने देखा कि उनके पति कितना सपोर्टिव हैं उनके लिए। तो ये बात मैं कहूँ कि पुरुषों में परिवर्तन आ रहा है कि वो अपनी पत्नी का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। आखिर में बिल्कुल हम बंद करें, कोई और बात आप कहना चाहती हो तो इस वक्त कह सकती हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती। उम्मीद है कि मैंने आपको थकाया नहीं और बातें कुछ सार्थक हुई होंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये थी उषा प्रेमवदा, जानी मानी लेखिका लिसन विद इरफान में। सुनते रहिए लिसन विद इरफान। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ अगले हफ्ते।